बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। शहर का मौसम बहुत ही खुशगवार है और उस खुशगवार मौसम के साथ साथ तैयारियां भी हम देख रहे हैं। लोग जो कि शायकीन क्रिकेट हैं उनकी तरफ से भरपूर की जा रही हैं। जहां शायकीन क्रिकेट पुरजोश हैं ट्रॉफी को वेलकम कहने के लिए, वहीं पर अगर कज़ाफ़ी स्टेडियम जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होने जाने, वहीं पर भी हम देखें तो बहुत ही तेज़ी के साथ अब जो काम है वो शुरू हो चुका है। यानी मूसन स्पीड के रंग वहाँ पर भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। अगर हम कज़ाफ़ी स्टेडियम की बात करें तो इस टाइम सूरत हाल ये है कि मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ वहाँ पर काम किया जा रहा है ताकि वो तमाम सहूलतें जो कि शायकीन के लिए प्लान की गई हैं, चाहे वो सिटिंग की हैं, चाहे वो वॉशरूम के हवाले से हैं, चाहे वो एंट्री एग्जिट के हवाले से हैं, हर तरह से कम से कम ये प्लान किया जा रहा है कि शायकीन को फैसिलिटेट किया जाएगा। वो इश्यूज़ जो कि इतनी महंगी टिकट खरीद के शायकीन आते थे और उनको सीट अगर दूर मिलती थी और उनको वो नज़ारा सही तरह से देखने को नहीं मिलता था, तो इस दफ़ा जिस तरह से प्लानिंग की गई है इन डिटेल हम आगे चल के भी इसको डिस्कस करेंगे। अपनी खबरें भी शामिल करेंगे। 11 बजे इंशाल्लाह जिनकी बर्थडे है वो सेगमेंट भी शामिल करेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं जी, इमरान यूनस, और आपने आज हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। दुरे नायाब से मैं बात कर रही थी, बहुत सारे शायकीन जो हैं वो इंतज़ार जहां कर रहे हैं, वहीं पर कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो अपग्रेडेशन का काम जो पहले कभी नहीं हुआ, और अभी अगर आप डिफरेंस अभी आपको बताएंगे दुरे नायाब जो खासी डिटेल में मुझे बता रहे थे जी। दुरे नायाब किस तरह से शायकीन को जो है वो अब फैसिलिटेट किया जा रहा है, पहले जो काम नहीं हुए थे तारीख में, वो बता दें किस तरह से। अच्छा देखिए, मैं बहुत ज़्यादा ना ऑब्जर्व कर रहा हूँ नेशनल इंटरनेशनल, खासतौर पर जो इंडियन यूट्यूबर्स के पेट में जो बुरे उठ रहे हैं ना, मैं उनको भी देख रहा हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेट एक तो उनको पता नहीं है कि एक्चुअली स्टेडियम में हुआ क्या, पहले क्या था अब क्या है, और उनको ये नहीं पता कि ये सिर्फ टोटल जो शायकीन है उनको फैसिलिटेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये ऐसा नहीं है कि आपकी एक इमारत थी, आपको पसंद नहीं आई तो आपने कहा गिरा दे और चेंज किया, ऐसा नहीं है। इसमें जो पहला एंगल था वो 20 से 21 मीटर का एंगल था, जिसके अंदर आप स्टेडियम में बैठ के आपको पता ही नहीं होता था कि बॉल कौन करा रहा है और बैटिंग कौन कर रहा है। बिल्कुल इतने लोग बिल्कुल, और जो कंटेनर में बैठ के जो आपके ये इंक्लोजर्स में बैठते थे और इंक्लोजर्स के बाद बॉक्सेस में बैठते थे, उनको भी नजर नहीं आता था। वो टीवी में बैठ के देख रहे होते थे कि अच्छा कौन, यानी वो वाला एक वो एनवायरनमेंट बनता ही नहीं था कि आप स्टेडियम में। बिल्कुल 14,000 की मैक्सिमम कैपेसिटी थी, मैक्सिमम। और उसके बाद वहाँ पे जो हालत थी जाने का, इस तरह लगता था कि जैसे पता नहीं हम किसी बहुत पुराने ज़माने के एक स्टेडियम में दाखिल हो गए। हालांकि ये एक नेशनल हेरिटेज मैं समझता हूँ कि हमारा है। अब इसके अंदर जनाब 28,000 से ज़्यादा की कैपेसिटी हो चुकी है, डबल ऑलमोस्ट। उसके बाद आपकी जो एंगल है वो इम्प्रूव होकर 28 to 29 डिग्री तक चला गया, जो आपको ऊपर बैठ के मैं खुद एक्सपीरियंस किया। मैं टॉप पे गया, मुझे बिल्कुल पिच नज़र आ रही थी, मुझे हर बंदा नज़र आ रहा था, वहाँ जो काम कर रहा था सब नज़र आ रहे थे। अच्छा, ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। आपकी सीट्स इंप्रूव हुई हैं, आपके वॉशरूम्स जो पहले इतने बुरे थे, इतनी गंदगी वहाँ पे होती थी, चीजें हैं जिन पर देखिए इसके बगैर कोई अच्छी फैमिली, कोई अच्छा शहरी कैसे आ गए यहाँ पे आपके 6, 7, 8 घंटे गुजारेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो स्क्रीन्स है वो इम्प्रूव हुई है। अब आपको जो रीप्ले की स्क्रीन्स हैं, आपको कोई थर्ड एम्पायर का फैसला देखना है, चीज़ें देखनी है, तो आपको ग्राउंड में बैठ के प्रॉपर नजर आ रहा होगा। नई स्क्रीन्स है, इसके अंदर दुनिया की जदीद तरीन लाइट्स लगाई जा रही हैं, लाइट्स के नज़ारे। हाँ जी, जो पहले एक होता था ना गोल सा खोपा से लगा दिया जाते थे लाइटों के नजर आ रहे हो, वो नहीं है। अब इसके अंदर बड़ी स्लीक किस्म की जदीद लाइट्स हैं जो इम्पोर्ट की गई हैं और बाहर से मंगवा के, वो बहुत ही शाज़ो नाज़िर किसी जदीद स्टेडियम में लगी हुई है। अच्छा, उसके बाद आपके जितने इंक्लोजर्स बन रहे हैं वो तो बहुत अपलिफ्ट हो रहे हैं। उसके बाद आपके जितने बॉक्सेस हैं, जितने मजीद तख्लीक किए जा रहे हैं स्पेशल बॉक्सेस, उनको लीज आउट करने का फैसला किया जा रहा है, ये तो बहुत ताकि उससे भी रेवेन्यू जनरेट हो। उसके बाद अगर कोई कंपनी, कोई बड़ी फर्म, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसको लीज लेती है तो उससे रेवेन्यू जनरेट हो कि वो अपना अपना सिस्टम चलाएं, ठीक है, कोई इतराज़ नहीं। ये जो मुफ्त बड़ा था ना कि जी आपने कह दिया, मैंने कह दिया, हमारे पूरे के पूरे टब्बर आके मुफ्त जो है वो बॉक्सेस में मैचेस देख रहे हैं, खाने भी खा रहे हैं, वो काम नहीं होगा। ये बहुत अच्छी अप्रोच है चेयरमैन पीसीबी की। उसके बाद आप एक और नज़ारा देखेंगे जो भी लोगों को नहीं पता, कि जब आप स्टेडियम में बैठे होंगे ना तो आपको लोग खेलते हुए सामने नजर आएंगे। आपके और खेल के मैदान के अंदर खेलने वालों के दरमियान में कोई रुकावट नहीं होगी। ये सबसे बड़ी सहूलत है। जो शायकीन टिकट खरीद के आते हैं ना, उनको यही होता है कि हम क्रिकेट को करीब से उनको ये होता था कि जी वो पहले अंदर आए हैं, 10 किस्म के जंगले क्रॉस किए हैं, फिर जब वो बैठे हैं तो इतने बड़े बड़े जंगले उनके सामने हैं, फिर उनको नजर कुछ नहीं आ रहा।
अब स्टेडियम के इर्द गिर्द एक खंदक खोदी जा रही है जिसको माउंट कहते हैं। ठीक है, वो बड़ा गहरा है और चौड़ा है। उसके अंदर ना तो कोई क्रॉस कर सकता है, ना इधर से आ सकता है, ना उधर से आ सकता है। यानी वो जंगले हटा दिए गए, जंगले हटा दिए के तौर पर उसको। अब किसी शायकीन के अंदर इतनी बेचारों के पास मतलब फांगने की कैपेसिटी नहीं होगी कि वो फलांग के मैदान में दाखिल हो सके। लिहाजा इससे आपका विजन जो है नीचे बैठने वाला और टॉप पे बैठने वाले का एक होगा, आपके ऊपर कोई रुकावट नहीं होगी। और ये मैंने खुद पीएसएल में एक्सपीरियंस किया कि आपको नजर नहीं आता था। आप अगर किसी इंक्लूजर में बैठ जाते थे नीचे वाली सीढ़ियों पे तो आप अंधे हो जाते थे, और अगर रश ज्यादा है तो वैसे, और अगर ऊपर जाते थे तो एंगल बेहतर ना होने से आपको नजर ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है। तो ये चीजें बहुत एड्रेस की गई हैं माइन्यूटली। इसके बाद जो पीसीबी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, जो बड़ा बुसीदा था, उसको भी अपग्रेड किया गया। ये जो आपको दूसरी साइड पे नई बिल्डिंग नजर आ रही है ना, ये ओवल स्टाइल की, यानी वो ड्रेसिंग रूम आपके क्या आप होता क्या था, पहले ड्रेसिंग रूम इतने पुराने थे कि वहाँ पे फैसिलिटीज जो है वो इंटरनेशनल नहीं थी। मुझे ये पीसीबी के मतलब कि इस प्रोजेक्ट को देखते हुए एज इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, क्योंकि मैं कवर तो नहीं कर रहा, कवर तुम्हारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर कर रहे हैं, तो मुझे ये पता लगा कि स्पोर्ट्स जो इनके ड्रेसिंग रूम्स होते हैं उसके अंदर कितनी फैसिलिटीज होती हैं। उसके अंदर बाथ टब्स लगे होते हैं, उसके अंदर गर्म और ठंडा करने का पूरा सिस्टम होता है, उसके अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए खिलाड़ियों के लिए पूरे जदीद सिस्टम लगा होता है। फिर वहाँ पे और बड़ी सहूलियात होती हैं जिससे उनको दूसरे ममालिक से जो मेहमान खिलाड़ी आते हैं उनको फिर उस तरह का प्रोटोकॉल भी आपको देना होता है। जी। अच्छा, फिर नीचे क्या था जी, दुनिया पे सवाल उठाती थी कि इन्होंने नीचे रेस्टोरेंट्स खोले हुए हैं, वहाँ पे सिलेंडर पड़े हैं, पता नहीं वहाँ पे क्या हो जाएगा। अब उन चीज़ों को भी एड्रेस करते हैं। होता ये था कि बंद कर दिया जाता था उनको और मुकम्मल तौर पर गैस सप्लाई। और इस स्टेडियम के बाहर आइंदा आपको पानी खड़ा भी होता नजर कभी नहीं आएगा, जो हम हमेशा रिपोर्ट करते हैं। ये तो मैं बचपन से देख रही थी। ठीक है जी। वहाँ पे वाटर टैंक से लेकर उसके वाटर चैनल तक, जो ड्रेन तक पानी डालने का पूरा सिस्टम पीसीबी ने खड़ा करवाया है। और ये मोहसिन साहब बतौर निगरान वज़ीर आला अप्रूव करके गए थे उस वक्त। उनको तो नहीं पता था वो चेयरमैन पीसीबी बन जाएंगे, लेकिन उन्होंने समझा जरूरी ये काम होने वाला, आज उनके फायदे में आ रहा है। यानी वो चीजें जो वाकई हमने अपने बचपन से कभी चेंजेस नहीं देखे थे, अब वो नजर आ रहे हैं। हाँ जी। और उसके बाद अब इमरान, मतलब बहुत सारी बातें इमरान भी, क्योंकि क्रिकेट लवर ये भी बड़ा ब्रीफली दुरने आपने जो चीज़ें डिस्कस की हैं, आप यकीन जाने मैं क्योंकि जो भी तरक्याती काम हो रहे हैं लिटरली उनको देख के वाकई लग रहा है कि हम वाकई, और जिस स्पीड से हो रहे हैं, बहुत स्पीड से हो रहे हैं। देखिए पूरी दुनिया में ना जितने भी स्टेडियम हैं जितने भी स्टेडियम हैं स्टेट ऑफ द आर्ट्स क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर ज़रूरियात के मद्देनज़र वो अपग्रेड करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर बदकिस्मती ये रही है कि जिस तरह बाकी चीज़ें हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, बाकी इदारे हैं, उसी तरह खेल को भी उस तरह अहमियत नहीं दी गई। आप क्या समझती हैं कि पीसीबी जो है क्या वो पैसे नहीं कमाता? पीसीबी एक ऐसा इदारा है जो कि अच्छी खासी रकम जो है वो कमाता है, मुख्तलिफ चीजें जो है वो उसमें शामिल है। लेकिन आज तक, बिल्कुल आज तक आप देखें कि क्यों इस स्टेडियम को अपग्रेड नहीं किया गया। कभी ऐसा काम पूरी दुनिया में मैचेस बड़े बड़े हुए हैं, कभी नहीं सुना कि इससे पहले शायकीन के लिए कुछ किया जा रहा है। पीसीबी की जानिब से कोई ऐसा इकदाम उठाया गया है कि जी स्टेडियम की बहाली के लिए या कुछ छोटा मोटा ही सहूलत देने के लिए काम हो? कभी लिटरली स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बन रहा है। अगर आप इसका ड्रोन फुटेज देखें तो यकीनन आपको लगेगा ही नहीं कि ये लाहौर का स्टेडियम है या पाकिस्तान का कोई स्टेडियम है। बाकी स्टेडियम जो है, चूंकि चेयरमैन पीसीबी ने ऐलान किया था कि बाकी शहरों में भी जो स्टेडियम्स हैं वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल स्टेडियम बनाए जाएंगे। अब आपको जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है ना, वो वाकई देख के लगेगा कि वाकई ये किसी आप इंटरनेशनल स्टेडियम में बैठे हुए हैं। चूँकि मैं हमेशा जो भी लाहौर में मैचेस होते हैं मैं लाजमी देखता हूँ, मुझे शौक है, मैं लाजमी जाता हूँ। और आप यकीन जाने, जिस तरह दुर्रे ने आपने बात की ना कि आपको स्टेडियम के अंदर एंटर होने के लिए ना कम से कम 1.5-2 घंटे लाजमी चाहिए क्यू में लगने के लिए, और फिर आप डिफरेंट रास्तों से होते हुए फिर जब आप जाके बैठेंगे, आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको वो व्यू मिलेगा जो आप देखना चाह रहे हैं। अगर किस्मत बुरी होगी, टिकट के पैसे चाहे आपने जितनी मर्जी महंगी टिकट खरीदी है, आप अगर नीचे बैठ गए हैं ना तो फिर तो आपको तो मैं कहता हूं कि जंगले तो नजर आएंगे, बिल बोर्ड नजर आएंगे, आगे सिक्योरिटी नजर आएगी, फिर रश ही नजर आएगा। आप कहेंगे यार मैं क्या करूं। सिर्फ वो जो ऊपर लोग बैठे हैं या इंफ्लुएंस में बैठे हैं वो एंजॉय करते थे। लेकिन अब आप यकीन जाने, अब आप वाकई, चूंकि मैंने इसकी ड्रोन फुटेज देखी और मैंने जारी तरक्याती काम जो है मैंने विजिट किया, यकीन जाने वो वाकई अब दिल कर रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पर मैचेस हों और शहरी जो है वो यहाँ पर बैठ कर देखें और एंजॉय करेंगे। मोहसिन नफी साहब को 100 में से 100 नंबर देने चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने डिज़ाइन का इंतखाब, उन्होंने कंट्रैक्टर्स का इंतखाब, उन्होंने टाइमिंग का इंतखाब और उन्होंने जो डिसीजन किए है ना, ये मैं नहीं कहूँगा, ये आने वाले दौर में जो लोग जाएंगे मैच देखने वाले ना, वो इस चीज़ की गवाही जिन लोगों के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं वो काइंडली
इसको ना एक क्या कहते हैं कि इस चीज को देखे कि भाई इस तरह हम भी काम कर सकते हैं। मैं किसी एक आधे बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी टीम की बात कर रहा हूँ, उन जिम्मेदारान की बात कर रहा हूँ जो बराजमान है आला नशिस्तों पर। तो काइंडली अपने अपने महकमों को अगर इस तरह थोड़ा थोड़ा बेहतर करें तो फिर हम वो तरक्की का सफर जो आज तक हम मुकम्मल कर ही नहीं पाए, उस तरक्की की राह पे हम बस लगे हुए हैं। जब भी कोई हुकूमत आएगी वो यही कहेगी कि तरक्की का सफर जारी है और आइंदा 10 साल तक अगर हमारी हुकूमत रही तो हम 10 सालों में नक्शा बदल देंगे मुल्क का। अच्छा, ये भी एक बात है कि यहाँ पे चेयरमैन पीसीबी अपने जिस टेन्योर में मौजूद हैं और जितना भी रहेंगे उस जाने के बाद अगर ये पंजाब हुकूमत भी कोई खेलों के मैदान बना गई या कोई कुछ इजाफा करेगी तो हम भी बैठे, आप भी यहाँ बैठे। तनकीद करना तो बहुत आसान होती है लेकिन काम करना जो है वो बताता है। बिल्कुल सही बात। आपने लाहौर में कौन से खेलों के मैदान आबाद किए हैं? जो मैदान है वो नहीं कोई आबाद कर जो है वो बल्कि एक अरसा तक मुझे अच्छी तरह याद है 2 साल तक तो दुर्नियाब खबरें देते रहे हैं कि जी LDA के ताउन से गवर्नमेंट जो है यहाँ पर खेलों के मैदान आबाद करेगी, खेलों के मैदान बनाएंगे। लेकिन माजरत के साथ अगर आप अपने इलाके की बात करें, मैं अपने इलाके की बात करूं, चले दुर्नियाब तो एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, ग्राउंड्स की मैं बात कर, ग्राउंड्स को छोड़ें जो छोटे छोटे पार्क्स हैं उनका हाल बता दें। यकीन जाने झूले टूटे होते हैं, दरख्त जो है वो भी टूटे होते हैं, वहां पर पानी खड़ा होता है, ग्रास जो है वो खराब। तो लेकिन वफाकी हुकूमत में एक बंदा मौजूद है जो इस्लामाबाद में नया क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहा है। अब वो कौन है आपको भी पता है, हमें भी पता है। अब पिंडी स्टेडियम के बाद एक इस्लामाबाद में भी नया क्रिकेट स्टेडियम होगा तो फिर इनके पेट में मरोड़ उठेंगे। हाँ, बिल्कुल। अगर आपने नया बना दिया है, पुराना नया आपने रेनोवेट कर दिया तब प्रॉब्लम है, अगर कोई नया किसी शहर में जाके बना दिया तब असल में वो होता ही है ना कि हम नहीं कुछ कर सकते, कोई दूसरा हमसे आगे कैसे निकल जाए। लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि अवाम की सहूलत के लिए काम हो रहा है। शायकीन जो कि महंगी टिकट खरीद के अगर आएंगे तो वो अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स को देखना चाहेंगे, मैच का नज़ारा करीब से देखना चाहेंगे। तो इस दफ़ा जब आप स्टेडियम जाएंगे तो आप खुद बताएंगे कि क्या डिफरेंस है और किस तरह से आप मैच को एंजॉय कर रहे हैं और क्या क्या फैसिलिटीज दी जा रही हैं। इसका हमें कहने की कोई जरूरत नहीं, इंशाल्लाह वक्त करीब आने को है और 25 जनवरी जो है वो डेडलाइन दी गई है, 15 तारीख आज है और आने वाले कुछ ही दिनों में ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। और जब काम मुकम्मल होगा तो इफ्तिताही तकरीब भी इसकी होगी। तो हम गुड लक कहना चाहेंगे तमाम शायकीन, ये आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मैचेस होने जाएंगे और बहुत ज़बरदस्त इंतजामात होंगे। जी, हम ब्रेक के बाद आएंगे खबरों की तफसीलात की तरफ, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। कल वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और जामे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी जो है वो तलब की गई है और इसके साथ साथ मोटरसाइकिल की हद रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा होगी। इमरान यूनुस, काबिल अमल है ये चीज़? लगता तो नहीं, हैरानगी वाली बात है। सेफ सिटी के कैमरे नहीं काम आ सके, वार्डन्स रोड पे मौजूद काम नहीं आ सके। नहीं, आप मुझे बताएं कि लाहौर की, मेरे ख्याल से दुर्ने आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे क्योंकि ये LDA कवर करते हैं और LDA टीपा जब भी कोई रोड बनाते हैं तो वहाँ पर वो रफ्तार जो है गाड़ियों की, व्हीकल्स की, वो लाजमी बताते हैं। ठीक है, और आपका जो सेफ सिटी के कैमरे हैं, कैनाल रोड आप देखें ना, आप जल्लो से शुरू हो जाए ठोकर तक, वहाँ पर स्पीड लिमिट जो है वो ऑलरेडी वहाँ पर मेंशन है और वहाँ पर फाइन भी होते हैं। सेफ सिटी जो है वो जुर्माने करता है। अच्छा, बात इस तरह ये है कि ये करने का मुझे मकसद जो है वो समझ नहीं आया कि यहाँ पर बाइक जो है वो यहाँ तो फिर अब आप ये देखें ना कि लाहौर में जो कंपनीज हैं, इंटरनेशनल कंपनीज जो है ना, वो भी यहाँ पर आ चुकी हैं बाइक्स की। और आप यकीन जाने कि मैं, चूँकि मुझे बाइक्स का भी शौक है, 13-13 लाख की बाइक जो है ना उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, 12-12 लाख की बाइक जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है और वो 350 सीसी, 400 सीसी, 500 सीसी। अब मुझे ये बताएं कि शहर में जब आप हद रफ्तार जो है वो 60 मुकर्रर करें, इसका मकसद क्या है? दूसरी तरफ आप ये काबीना के इजलास, मुझे हैरानगी हो रही है कि अगर ये काबीना के इजलास में मीडिया को बुलाएं तो फिर हम जाके इनसे सवाल करें ना कि भाई कौन सी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है वो तलब कर रहे हैं। आप सिर्फ व्हीकल्स की बात करें, आपने ट्रांसपोर्ट दी क्या है मुझे ये बताएं। आपके इदारे तो ऐसे हैं, मुझे तो हैरानगी होती है कि जब ये लाहौर शहर में ट्रैफिक के बिगाड़ में जहाँ पर बाकी चीज़ें हैं वहीं पर ये चिंगची रिक्शा, ये मोटरसाइकिल रिक्शा, असल तो बेड़ा गर्क किसने किया हुआ है। और हैरानगी वाली बात है कि जब मीडिया ने ये आवाज़ उठाई, जब ये नया ये शुरू हुआ, चिंगची रिक्शा, ऑटो रिक्शा जब आना शुरू हुआ और मोटरसाइकिल रिक्शा इन्होंने सिलेंसर निकाले होते थे और यहाँ से फर्स्ट लेन से थर्ड में जा रहे थे, थर्ड से फर्स्ट में जा रहे थे और ज़्यादातर एक्सीडेंट इन्हीं की वजह से हो रहे थे। जब मीडिया ने इस पर आवाज़ उठाई तो इस्लामाबाद में बैठे हुए एक इदारे ने क्या किया, वफाकी हुकूमत में बैठे एक इदारे ने क्या किया, उन्होंने इसको ख़त्म करने की बजाय या उसके ऑल्टरनेट कुछ देने की बजाय इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी कि जी हम इसको रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर करते हैं,
टैक्स नेट में लाते हैं, इससे फीस जो है वो वसूल करते हैं। क्या ही बेहतर था, जैसे ये दूसरे ऑटो रिक्शा होते हैं वैसे ही कुछ रिक्शे जो हैं वो चला दिए जाते, जो कि ठीक है इलेक्ट्रिक होते हैं या दीगर होते हैं, आपने इसको जो है वो लीगलाइज कर दिया। दूसरी बात ये है कि आप मोटरसाइकिल की हद रफ्तार जो है वो 60 किलोमीटर कर रहे हैं लोग। अच्छा, लाहौर शहर में मेरे ख्याल के मुताबिक 80 से 90% लोग मोटरसाइकिल जो यूज़ करते हैं वो सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं कि उन बेचारों को अपने काम पर जाने के लिए कोई ऑल्टरनेट जो है सहूलत दस्तयाब नहीं है। अगर आप लाहौर की सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसी चला दें जो कि बहुत आरामदेह और सुकूनदेह सुनाई गई है कि 25 जनवरी से आ रही हैं इलेक्ट्रिक बसें आपको रवाना नजर आएंगी। जब आएंगी ना हम प्रोग्राम वहाँ पे खड़े होकर करेंगे, आप मैं और दूर नहीं, अब तो वाकई तैयारी उसकी कंप्लीट कर ली गई है, तो चलिए होप फॉर द बेस्ट। जी देना है आप। अच्छा, बात इमरान ने जो तमहीद बांधी है बिल्कुल ठीक बांधी है। अब इसमें देखिए, आपने बाइकर लेन अलहदा बना रहे हैं, आपने फिरोजपुर रोड पे एक बाइक लेन अलहदा बनाई, रात मरीन नवाशी साहब ने इस पर ट्वीट भी किया है। पहले तो आप लोगों को लाइन और लेन की तमीज़ नहीं सिखा सके, पता ही नहीं है लोगों को कि लाइन और लेन का डिफरेंस है। जिस दिन लाइन और लेन का डिफरेंस वो समझ जाएंगे और हेलमेट पहन के मोटरसाइकिल पर बैठेंगे, 50% मसाइल आपके उसी दिन बाइकर्स के हल हो जाएंगे। सेकेंडली, अब आप उनको एक स्पेसिफिक लेन में कैद करना चाह रही हैं कि जी जब वो गुजरे फिरोजपुर रोड से तो एक ही लेन हो उसमें चलाएं, अदरवाइज ना चलाएं। अच्छा जी, वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके लिए भी कॉम बनने में वक्त लगता है। हम लोग इतने एजुकेटेड और वो कॉम परस्त नहीं हुए कि हम इतना ज़्यादा रूल्स को फॉलो करें। अच्छा, उसके बाद वही इमरान वाली बात कि जब आप इतनी महंगी महंगी बाइक्स मुतारिफ करा रहे हैं, इतनी हाई स्पीड बाइक्स को, तो वो कहाँ चलाएंगे फिर? बिल्कुल। आपने उनको क्या ऑन बोर्ड लिया? आपने वो स्टेक होल्डर्स जो थे उनके साथ मशावरत की कि इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, सही, ठीक है। फिर आप बाइकर्स का शौक पूरा करने के लिए कोई उनको फ्री जोन दे रहे हैं। आपके पास लाहौर रिंग रोड मौजूद है, आप सैटरडे संडे उसको फ्री जोन दे सकते हैं, डेजिग्नेटेड एक जगह। आप उससे पैसे कमा सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उन्होंने आखिर कहीं तो जाना है, जिसने कर्तव्य दिखाने वहां जाके दिखाए, जैसा कि पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में होता है। और यहाँ पे इतनी सोसाइटीज बनी हुई है हैवी बाइकर्स की, मिड स्पीड बाइकर्स की, तो आप उनको भी एक फ्री मूवमेंट दें कि चलें आप आए, हफ्ते में 2 दिन नए शौक पूरा करें, और फिर उसके बाद आप रेगुलर रूटीन में इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। होना ये चाहिए था कि आप ऑफिस टाइमिंग्स में सुबह के टाइम और जो इवनिंग का टाइम रश आवर्स होते हैं उसके अंदर तो स्पीड लिमिटेशन दे सकते थे, लेकिन जब पीक आवर्स नहीं होते, ऑफिस का रश नहीं होता, स्कूल कॉलेज का रश नहीं होता, तब आपको लिमिटेशन बाइक पे नहीं देनी चाहिए थी। या तो बाइक की कोई ऐसी जुर्म भी करार दे दी। आप कल पता क्या करेंगे, अभी जब लोग अमल दरामद नहीं करेंगे ना, आप कहेंगे इनको बाइकें ही वो दें जो मैक्सिमम 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार चलती हो। उसके बाद जब वो भी नहीं होगा, फिर कहेंगे जिनको साइकिलें दे दें, ये बाइक चलाने के काबिल हो ही ना जाए, ये सब चीजें। भाई, आप इस तरह के रूल्स और फॉलो करवाने के लिए जो इम्प्लीमेंट कराने के लिए जतन कर रहे हैं, आप उससे ज्यादा उनको ईज क्यों नहीं दे रहे? आप ईज ऑफ डूइंग पे क्यों नहीं जा रहे? क्या आप उनको ईज ऑफ डूइंग दें, उसके बाद लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इस पे लाएं। ये वन फाइन मॉर्निंग नहीं होना। और इमरान ने बात सही की है जी कि कोई 60 की लिमिट फॉलो नहीं करता। कौन करता है? कौन करता है? आप सुबह के वक्त दुरे ने, आप भी जब ऑफिस आ रहे होंगे, आप भी आती हैं, मैं भी आता हूँ, आप देखते हैं बाइक कितनी स्पीड से गुजरती है, तो हर कोई घोड़े की रफ्तार से बाइक चला रहा होता है। आप उसको किस तरह पाबंद बना लेंगे? आपके पास कौन सा मैकेनिज्म है? सिग्नल फ्री आपके जो रोड है वहां पे तो पॉसिबल। आप उनको घरों से पकड़ के लेके आएंगे क्योंकि सुबह आप 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से नहीं थे, लिहाजा आपको गिरफ्तार करते हैं। तो भाई, ये चीजें बड़ी मुश्किल है। एजुकेशन देना लोगों को, उनको रूल्स पे फॉलो अमल दरामद कराना, ये इतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप ये कर लेते हैं ना, तो आपको इस तरह के रूल्स बनाने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही। ये एक ऐसा जरूर लग रहा है कि ये आइडियल माहौल है। आप ये भी लेकिन मुझे हैरानगी हो रही है कि काबीना के इजलास में जो लोग बैठे हुए हैं उसमें लिखा हुआ है कि काबीना के इजलास में बाकायदा तौर पर मुतफिका तौर पर इस चीज को मंजूर किया गया है, इसके हक में राय दी गई है। क्या वहां पर बैठे लोगों ने आगाह नहीं किया सीएम साहिबा को कि सीएम साहिबा, यहाँ पर हमें सालों लग गए लोगों को हेलमेट पहनाते हुए, अभी तक जिस तरह दुरे ने आपने बाकी लाइन और लेन की पाबंदी आज तक कोई नहीं कर पाया, नहीं कर रहा साहिबा की किसी बात पे ना। ये तो क्या आपने सिर्फ फाइन इकट्ठे करने हैं, जुर्माने इकट्ठे करने हैं, या फिर आप एहतजाज करवाएंगे, या आप वेट कर रहे हैं? इमरान, लोगों का इतना नफरत अमेज रवैया, कोई गाड़ी में बैठा हो तो बाइक वाले उससे इतना ज्यादा। अच्छा, ब्रेक के बाद हम आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। सेहत के मराकज़ को डिजिटलाइज किया जा रहा है और होगा ये कि दिल, दिमाग, गुर्दा, गायनी, कैंसर का इलाज टेली मेडिसिन से होगा। अच्छा जी, अब टेली मेडिसिन क्या है कि आप घर बैठे कॉल करेंगे, बताएंगे कि आपका ये मसला है, ये इशू चल रहा है। अब अगर आपका डाटा डिजिटलाइज है, सेंट्रलाइज है,
पेशेंट का तमाम रिकॉर्ड एक हॉस्पिटल में मौजूद है, फिर तो ये बड़ा अच्छा है जी। आप एक क्लिक करेंगे, नाम पेशेंट का सामने आ जाएगा, उसकी बीमारी की नौयत, क्या वो मेडिसिन ले रहा है, प्रिस्क्रिप्शन उसको क्या जो थी वो सजेस्ट की गई थी, मेडिसिन कौन कौन सी ले रहा है, फिर तो आप ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। तो रहना है आप। अच्छा, ये पहले भी होता रहा है, आपको याद होगा कोरोना के कोविड में, हाँ अंदर, जी। कोविड के अंदर यही तरीका अपनाया गया था और तमाम सीनियर डॉक्टर्स को, कंसल्टेंट्स को या नॉर्मल डॉक्टर्स को पाबंद किया गया था कि आप उनको टेली मेडिसिन पे लेकर जाएं। और मुझे अच्छी तरह याद है गुलाब देवी हॉस्पिटल के अंदर, चेस्ट हॉस्पिटल जो है, उसके अंदर बाकायदा ये शोबा कायम कर दिया गया था। वहाँ पे ना सिर्फ ऑनलाइन टेली मेडिसिन हो रही थी, टेली डायग्नोसिस हो रही थी, बल्कि वीडियो कॉल पे आपको व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स पे भी आके आप जो है वो डॉक्टर फिजिकली देखता था कि पेशेंट को क्या हालत है उसकी और किस तरह की चीज़ है। तो ये कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है, ये तो आप इससे आगे जाए ना, आपके हॉस्पिटल्स का रश बहुत कम हो आप जाएगा। इससे आगे जाएं। बिल्कुल। आपने जो पहले वादे किए हैं कि मेडिसिन घरों तक जाएंगी, पहले उसका फॉलो अप पे आए कि कितने लोगों को एक महीने के अंदर, अब तो इस बात को भी 2 महीने हो चुके हैं कि आपने कितने लोगों को घरों में डिलीवर किया। इस तरह तो आइडियाज़ मेरे पास दर्जनों हैं, आपके पास हैं, इनके पास हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात जो मैं हमेशा इनसे कहता हूँ, चाहे आपने मोटरसाइकिल की रफ्तार वाली खबर डिस्कस की, चाहे आपने ये बात, इम्प्लीमेंटेशन मोड क्या है। हाँ, 2-3 महीने का फॉलो अप आपने कोविड के अंदर बहुत अच्छा तजर्बा किया, आपका कामयाब तजर्बा था, टेली मेडिसिन लोगों से बहुत फायदा हुआ, आपका जो बीमारी फैलने का, आपस में इंटरेक्शन का अवॉइड करना था वो भी हुआ। कहती हूँ कि देखिए छोटी बीमारियों में तो ये आप टेलीमेडिसिन वाला, अब अगर किसी को, अब मैं आ रहा था बिल्कुल, अब मैं क्रोनिक डिजीज पे आ रहा था। ठीक है जी, आपको पहले इस तरह के तजर्बा करने से पहले मेडिकल इस्तिलाहात को देखना होगा कि क्रोनिक डिजीज क्यों कहा गया है। आपको अगर कैंसर है, आपको दिमाग का मसला है, आपको कैसे हो सकता है कि बगैर देखे, आप बगैर उसकी फिजिकल इंस्पेक्शन के, बगैर इवन हार्ट पेशेंट, इतना सेंसिटिव मसला है, आप दिमाग के अंदर तो आप रिलाय ही नहीं कर सकते जब तक फिजिकली देखकर उससे इंटरेक्शन करके उसके MRI CT स्कैन ना करें। बिल्कुल। आप कैंसर डायग्नोज नहीं कर सकते जब तक आप उसके उस पोर्शन का पार्ट निकाल कर बायोप्सी ना करवाएं। तो मुझे बताएं वो टेलीमेडिसिन के साथ बायोप्सी के लिए आपको सैंपल कैसे निकालेगा? अच्छा, फिर आप उसको कहाँ लेके जाते हैं कि आप उसको फिजिकल मुआयना करके उसको डायग्नोज करके बायोप्सी करवाते हैं, उसके बाद आप CT स्कैन, पेट स्कैन जैसे मुख्तलिफ प्रोसेस आपकी तो तशखीस का मरहला ही महीनों पर मुश्तमिल होता है। टेलीमेडिसिन। अच्छा, अब ऐसा बज़ाहिर लग रहा है, हो सकता है हुकूमत की नीयत बहुत अच्छी हो, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आप बड़ी बड़ी बीमारियों को बनाकर उसको टेलीमेडिसिन और वीडियो कॉल्स पे और डायग्नोसिस सिस्टम पर ले जाके डिजिटाइज करके शोहरत तो गेन करना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसका यकीन जाने का कोई फायदा नहीं है। हमने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी आप नज़ला, जुकाम, बुखार की सूरत में तो टेलीमेडिसिन बड़ा इफेक्टिव है, नो डाउट होना चाहिए। आप कोरोना जैसी बीमारी को इस तरह रिलेट ना करें जिसने अपना बायसर्कल टाइप पूरा करना होता था। 12-14 दिन आपने अपनी क्योर करके अपने आप को हिफाजत से निकालना होता था, आपने क्वारंटाइन करना होता था। अब ये जो इसमें 3-4 बीमारियां जो खासतौर में, मुझे ये बताएं, मैं चले अजीब सी बात है, मैं सोच रहा था कैसे करूंगा, कोई गायनी का पेशेंट आ जाता है, क्रिटिकल है, क्रिटिकल है, पॉसिबल ही नहीं है, क्रिटिकल है, आप उसको फिजिकल देखे बगैर पर्दे में या आप कैसे उसके साथ वीडियो या ऑडियो पे उसके साथ ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे? पॉसिबल नहीं है। आप गुर्दे के पेशेंट में, अब आप आ जाइए गुर्दे पे, पेशेंट को ही तसल्ली नहीं आप उसकी अल्ट्रासाउंड किए बगैर किडनीज की कंडीशन को कैसे देखेंगे कि इसकी किडनीज के ऊपर कई फाइब्रॉइड्स तो नहीं है? मेडिसिन ही रेफर नहीं कर सकते हैं फिजिकली जब आप पेशेंट को जब तक देखना नहीं। देखे ना, हमारा रिपोर्टर है, बड़ा अच्छा लड़का बेचारा, हेल्थ वाला था, उसको फिजिकली तो कुछ नहीं था, अजमत को थोड़ी सी चीज डायग्नोज हुई, अल्ट्रासाउंड हुआ, उसके पता लगा कि फाइब्रॉइड्स हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स होने थी। अब बात कहाँ तक पहुँच गई कि उसको किडनी डोनेशन की तरफ ले जाना पड़ा। तो भाई ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं? आप मॉलेज को इतनी ईज ऑफ डूइंग क्यों दे रहे हैं? आप उसको ये पाबंद क्यों नहीं कर रहे कि वो हेल्थ मराकज़ में आके बैठे, आपका डाटा डिजिटलाइज हो, फॉलो अप ऑनलाइन करें, लेकिन वंस उसको आके वहाँ पे सारा काम करना पड़ेगा। फिर जो उससे रिलेटेड आपके टेस्ट हैं, आपने उस पर कितना काम किया? आपने क्या CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, डायलिसिस, उन पे सारों पे काम मुकम्मल कर लिया? बिल्कुल। जब उसको जरूरत होगी तो फौरन कर दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हार्ट पेशेंट आपके पास ये फैसिलिटी है ना कि मेरे शहर या इमरान के शहर साहिवाल या गुजरांवाला में कोई पेशेंट लाहौर में कंसल्टेंसी ले और आप कहें जी
फलाना गुजरांवाला के हॉस्पिटल में पहुंचे और जाके डायलिसिस करा लें, सीटी स्कैन करा लें, MRI करा लें, करा सकते हैं आप, कभी भी करा सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की आप बात करें ना, तो फिर ये वो फार्मूला था कि मैंने राजनपुर पे आपसे टेलीमेडिसिन पे डिस्कशंस की, आपने कहा नहीं आपको दुर्नायक ये टेस्ट रिक्वायर्ड है, आप राजनपुर के फलाने मरकज में जाएं, वहां पे आपकी एनरोलमेंट हो चुकी है, हमने ईमेल कर दी है, आप जाएं और जाते ही सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड करवा लें। पूरी दुनिया में ऐसे भाई ये क्या बात हुई कि जी टेलीफोन करूं, अच्छा जी कैसे हैं आप, ठीक है, नहीं जी मैं ठीक तो नहीं इसलिए फ़ोन किया आपको, आप मुझे बताएं दवाई कौन सी, बीमारी कौन सी है, नहीं, आप तजर्बों की नजर हो जाए। आपके पास डायबिटीज के पेशेंट है, आपको शुगर लेवल चेक करना है, ब्लड प्रेशर उनका चेक करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन रेफर करनी है। दिल का नामवर सर्जन खुडे लाइन लगाते जाएं और इस तरह के आप जो है ना, फिर मुझे रह के वो पुराने दुख याद आ जाते हैं। आपकी प्रायोरिटीज तो कि इन्होंने डॉक्टर एक कमेंट चाहिए, फिर मैं ब्रेक की तरफ चलूं। अच्छा देखें जी, बात इस तरह है कि जिस मुल्क में और जिन सहूलियात में हम रह रहे हैं, सबसे पहले तो हर शहरी को अपने तहत हर 6 माह बाद अपने टेस्ट लाजिम करवाने चाहिए, ठीक है, खुदारा अपने पे रहम करे, अपने टेस्ट लाजमी करवाएं। दूसरी बात ये आ गई कि ये जो बात हो रही है टेली मेडिसिन की, ये मुझे भी याद है तकरीबन कोई 2-3 साल पहले ना, ये फातिमा जना मेडिकल कॉलेज में पहली बार इन्होंने शुरू किया था और मैंने उसको देखा था, उसकी इनॉग्रेशन पे मैं था और उस सारे मैंने प्रोसेस को देखा था। वो एक बड़ा अच्छा प्रोसेस था, लेकिन वो प्रोसेस पता क्या था, वो इनिशियली प्राइमरी सतह पर वो प्रोसेस शुरू हुआ था कि जैसे इमरजेंसी में किसी को ज़रूरत होती है तो कोई कॉल करके जो है वो फ़ोन पे पूछ सकता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना चाहिए, फिर वो आगे उसका डाटा लेकर हॉस्पिटल में भिजवाते थे। यही वो चीज़ है, अगर महकमा हेल्थ ये करे कि प्राइमरी सतह पर आई थिंक ये टेली मेडिसिन शुरू कर रहे हैं कि अगर किसी को कोई तकलीफ है तो आप इनिशियली कॉल करके उसे कहें कि जी मुझे ये तकलीफ है, अभी वक्ती तौर पर मैं क्या मेडिसिन या क्या ट्रीटमेंट ले सकता हूँ, या मेरे किसी घर में किसी फर्द को ये प्रॉब्लम है अभी, तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे आप 1122 पे कॉल करते हैं वैसे यहाँ पर करके आप डिटेल ले सकते हैं। उसके बाद फिर जो है वो आप हॉस्पिटल में या करीबी जो भी आपके पास बुनियादी सेहत है, बुनियादी मरकज़ सेहत है, वहाँ पर जा सकते हैं। वैसे वहाँ पर तो अब जाने का कोई हाल ही नहीं है, वो सबको पता है। खैर आपको बड़े हॉस्पिटल में ही जाना होता है। तो अगर निचली सतह पर ये चीज़ें हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे खास बात जो दुर्रे नियाब ने ये कही कि भाई आपको उस पेशेंट का डाटा जो है वो आपके पास होना चाहिए और जो कंसर्न हॉस्पिटल है जहाँ पर आप उसको रेफर कर रहे हैं वहाँ पर उसका डाटा भिजवा देना चाहिए ताकि उससे पहले उसके ट्रीटमेंट का सहूलियात का और हर चीज़ जो है वहाँ पर अरेंजमेंट्स हो सके। पता नहीं अब दिल, दिमाग, गुर्दा, गायनी और कैंसर के मरीज कैसे टेलीमेडिसिन से जो है वो मुस्तफिद हो सकेंगे, समझ से बाहर है। बाकी अगर छोटी छोटी मसाइल के इशू जैसे नस्ला, जुकाम, बुखार आपको गया, सर दर्द, ऐसे में तो इफेक्टिव हैं। पता नहीं ये किस तरह से पॉसिबल हो सकेगा, मुमकिन लिखा हुआ हो सकेगा, कैसे होगा तो हम भी ज़रूर देखेंगे। ब्रेक के बाद आएंगे। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे नाज़रीन। आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, बहुत ज़रूरी है उस टॉपिक पे बात करना। आप जगह जगह देखते हैं कि आजकल तो सोशल मीडिया पे हर जगह नज़र आ रहा होता है, लोगों ने घरों में जानवर रखे हैं, बिल्ली रखी हुई है, डॉग्स रखे हुए लोगों ने अपने घर में हिफाजत के लिए। फिर एक बहुत बड़ा इशू आजकल जो लोगों को फेस करना पड़ा है, स्ट्रे डॉग्स जो आपको जगह जगह भटकते हुए कुत्ते नज़र आते हैं। नो डाउट ये नुकसानदेह भी हैं, लोगों को नुकसान भी पहुँचा रहे हैं, बट स्टिल इसके लिए एक प्रॉपर तरीक़ेकार है जिसको फॉलो करना होता है, पूरी दुनिया में किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बिल्कुल भी इस चीज़ को जो है वो अहमियत नहीं दी जाती, मुसलसल नज़रअंदाज किया जाता है। इंसानों के हकूक़ की तरह एनिमल राइट्स भी हैं, लेकिन यहाँ तो इंसानों के हकूक़ नहीं पूरे किए जा रहे तो एनिमल राइट्स की तरफ कौन तवज्जो देगा। प्रॉपर एक पूरा ये सब्जेक्ट है जिसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ जो आज के हमारे मेहमान मौजूद है, अल्तमश सईद साहब मौजूद है, एनिमल राइट्स पे काम करते हैं, लॉयर भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बता दें एनिमल राइट्स होते क्या हैं? एनिमल राइट्स की बेसिकली डेफिनेशन ये है कि कोई भी जानदार चीज़ है, जैसे इंसान है तो उसमें कैपेसिटी है टू फील पेन एंड सफ़र, तो वो खुशी भी महसूस कर सकती है। तो इसका मतलब है आप उसके साथ जिस तरह ट्रीट करेंगे और उसको जिस तरह उसका इफेक्ट होगा, और उसको अगर आप वायलेट करते हैं, लाइक उसको आप मार देते हैं, उसको बुरा महसूस फील करवाते हैं, आप उनको पॉइजन कर देते हैं, या आप उनको बहुत ज़ोर से कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाता है, तो उसको ना करना बेसिकली, और एक्नॉलेज करना कि एनिमल्स जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स हैव फीलिंग्स एंड दे हैव द कैपेबिलिटी टू फील हैप्पीनेस, दैट इज़ एनिमल राइट्स। अब नॉर्मल रवैये क्या है? हमारे यहाँ हमें डॉग्स नज़र आते हैं गली मोहल्लों में, नो डाउट वो भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, और फिर उसके रिएक्शन में लोग पत्थर भी मार रहे हैं, लोग उनको हिट भी कर रहे हैं, और फिर हमारे यहाँ कोई ऐसी कोई पॉलिसी बनाई नहीं जाती है कि इनको किसी जगह पे सेफ जगह पर लेकर जाना है या फिर इनको दूर रखना है रिहायशी इलाकों से। कोई ऐसा हमें सिस्टम ही नज़र नहीं आता। सो इस पर सिस्टम एक्चुअली ऑलरेडी है। कल एक जजमेंट पास हुई है जस्टिस
शाहिद करीम साहब की अलॉन्ग साइड जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब। ये एक बहुत लंबा केस था, 2017 से चल रहा था, जिसमें पंजाब की पहली एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी बनाई गई थी। वो पॉलिसी नोटिफाई की गई थी 2022 में और कल उसका डिसीजन आया है। उस केस में मेन काउंसिल में था। तो वो पॉलिसी बेसिकली ये कहती है कि जो कुत्ते हैं 100% थ्रेट है, पर लेकिन दो थ्रेट को एलिमिनेट करने का जो सोल्यूशन है जिससे डॉग बाइट्स ख़त्म हो जाएंगी, रेबीज़ ख़त्म हो जाएगा, वो ये है कि आप कुत्तों को स्टरलाइज कर दें। स्टरलाइजेशन में होता ये है कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसका एक और फ़ायदा ये है कि उनकी कैपेबिलिटी ऑफ बाइटिंग ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उनमें वो हार्मोन्स नहीं रहते। जैसे इंसानों में टेस्टोस्टेरोन होता है, वो ख़त्म हो जाता है। 95% कुत्तों की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है उस तरह। उसके बाद आप उनको वैक्सीनेट करते हैं तो रेबीज़ या कोई भी और डिजीज़ है वो ख़त्म हो जाता है, तो रिस्क टू सोसाइटी बहुत ज़्यादा कम होता है। और सिंस आपने उनकी पॉपुलेशन जो है रिप्रोडक्शन ख़त्म कर दी है, बट एट द सेम टाइम उनको मार नहीं रहे, तो रिसोर्सेज जिनके लिए वो कम्पीट कर रहे हैं वो इतनी ही हैं। तो विद सम टाइम उनकी पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगी 4 से 5 साल। मुझे बताएं पूरी दुनिया में इसके लिए क्या तरीकेकार फॉलो किया जाता है? सो पूरी दुनिया में इसको बेसिकली कहते हैं मैस स्टरलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। ओके। ये हर मुल्क में होता है, बांग्लादेश भी करता है, इंडिया भी करता है, काबुल में भी हो चुका है, ये भूटान में होता है। मैं अपने इर्द गिर्द के मुल्कों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी तो बहुत डेवलप नेशंस हैं, तो मैं अंडर डेवलप नेशंस की बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे जैसे मुल्कों जिनकी इकोनॉमिक सिचुएशन वीक है वो भी यही करते हैं। उसकी वजह ये है कि मैम जब आप इसको ट्रीट नहीं करते तो आपका हेल्थ केयर का बजट लगता है। आपने डॉग बाइट्स और रेबीज को ट्रीट करना है और उसकी जो कॉस्ट है एनुअली 180 मिलियन हम टच करते हैं, पाकिस्तान लगाता है। तो अगर आप वो सही तरीके पे लगा दें तो आपकी हेल्थ केयर कॉस्ट खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छी सजेशन है, क्योंकि यहाँ तो खुदा ना खास्ता अगर किसी कुत्ते ने काट लिया, आप करीबी हॉस्पिटल गए, वहाँ वैक्सीनेशन ही मौजूद बिल्कुल ऐसी है। तो फिर आपको उसको ऑल्टरनेट अगर एक ऑप्शन है तो आप वो वाला रास्ता अपना सकते हैं। अच्छा, कुछ ऑब्वियसली रूल्स एंड रेगुलेशन उन लोगों के लिए भी होंगे जो घरों में जानवर पालतू रख लेते हैं। हमारे यहाँ उनको भी फॉलो नहीं किया जाता। मेरा दिल कर रहा है मैंने बिल्ली रखनी है तो बस मैंने रख ली, मैंने परिंदे रखने हैं तो मैंने बस रख लिए। उसके लिए कोई SOPs, कोई प्रोटोकॉल सेट किया जाता है, आपको किस तरह के माहौल में उनको रखना है, यहाँ ये चीज़ें फॉलो नहीं की जाती। सो इस पर जनरल एक कानून है, वो 1890 का एक हमारा कानून है जो कि हमारे से मुल्क से बनने से पहले बन गया था। इसको कहते हैं प्रिवेंशन टू क्रूल्टी एक्ट ऑफ 1890। ये गोरों ने बनाया था और हमने आज तक उसको अमेंड नहीं किया। तो यानी कि जो उस टाइम पे पनिशमेंट थी अभी भी वही एग्जिस्ट करती हैं। उसमें ये बेसिक चीज़ें आती हैं कि आपने मारना नहीं है, आपने उसको बाइट नहीं करना, आपने इसके साथ कोई अननेसेसरी क्रूल्टी वाली कोई चीज़ नहीं करनी। वो बेसिक वेग चीज़ें हैं लॉ में। स्पेसिफिकली जो आपका सवाल है उस पर हमारे पास कुछ भी नहीं है लीगली। और ये होता है कि आप बस उठा लें, ले जाएं। और जानवर का एक और मसला भी ये है कि हमने बात की कि जानदार इंसान है जानवर, उसमें कैपेबिलिटी फीलिंग पेन एंड सफरिंग है, इसका मतलब वो प्रॉपर्टी तो नहीं हो सकता ना। प्रॉपर्टी तो ये टेबल होता है, बिल्कुल। तो उसको हम एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट करते हैं जिसकी वजह से उसके राइट्स वायलेट होते हैं। पर इस पर मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि एनिमल राइट्स सिर्फ एनिमल राइट्स नहीं हैं। अगर आप इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल जो लोग कुत्ते मारते हैं गवर्नमेंट उनको कहती है कि आपने करना है फॉर अ गुड कॉज, वो अपनी सोच उनकी पॉजिटिव ही है, उन लोगों की मेंटल साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, तो वो बाद में जाके डोमेस्टिक अब्यूज़र्स बनते हैं। हमारे मुल्क में डोमेस्टिक अब्यूज़ वैसे ही बहुत ज़्यादा है, और जो बच्चे देखते हैं वो भी बड़े होके अब्यूज़र्स ही बनते हैं। तो सोसाइटी में जो क्रिमिनलिटी है और जो एंगर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। No doubt। और उसका सिर्फ डायरेक्ट लिंक है। दूसरा डिजीज़ ख़त्म होंगे तो इंसानों को फ़ायदा है, रेबीज़ नहीं होगा, डॉग बाइट्स नहीं होगी, बच्चे और औरतें सेफ फील करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अब इस पर ऑब्वियसली प्रॉपर काम करने की ज़रूरत है। तो जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो तो कुछ नहीं कर रहे, तो सजेशन क्या है, किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करें? सो रिस्पॉन्सिबल लोगों की अब लीगली जिम्मेदारी है। कल जो जजमेंट आई उसकी बेस पे जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है उसने वैक्सीनेशंस करनी है, जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है उसके अंडर SPCA पंजाब का ऑफिस है, उन्होंने उसकी कैचिंग करनी है और स्टरलाइजेशन करनी है। उनकी लीगल मैंडेट है, अगर वो नहीं करेंगे तो उसकी लॉ की वायलेशन हो जाएगी। फिर एज अ लॉयर आई विल टेक देम टू कोर्ट। मैं यही कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं, पूरी दुनिया में ऑब्वियसली हम बाहर तो इंटरनेशनली देखते हैं लोग बड़ा अपने जानवरों का ख्याल रखते हैं, जो घरों में रखे हैं उन कार में साथ लेके जा रहे हैं अपने रूम्स में उनके लिए। फिर उनका जो अपना उनका जो रेस्ट एरिया वो इतना ज़बरदस्त बनाया जाता है। सो यहाँ पर क्यों ऐसे SOPs नहीं कि अगर आप कोई घर में अपना जानवर रखना चाह रहे हैं, डॉग रखा है, तो वो एटलीस्ट उसको गर्मी सर्दी उससे बचा के आपने रखना है, उसके खाने का ख्याल आपने रखना है। हम ये चीज़ें फॉलो नहीं करते। इसकी वजह तो यही है कि हमारे अपने मसले इतने ज़्यादा हैं, इसलिए हम एज एन इंसान उसके आगे देख ही नहीं पाते, असल वजह है। पर लेकिन जो मुल्क करते हैं आप ये देखेंगे कि वो खुश बहुत होते हैं, उनका हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत हाई होता है, उनकी सोसाइटी में क्रिमिनलिटी कम होती है।
क्राइम्स कम होते हैं, लोग खुश होते हैं, क्योंकि उनका इंटरेक्शन एक और लिविंग बीइंग और एनवायरनमेंट के साथ भी बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे अब ये बता दीजिएगा कि हम लोगों को अक्सर देखते हैं कि लोग छोटा छोटा अपने घर बिजनेस करना चाहते हैं, मुर्गियाँ रख ली, परिंदे रख लिए, फिर उनकी सेल परचेज की तरफ आ जाते हैं। सो नो डाउट पूरी दुनिया में भी ये होता है, अच्छा काम है, लेकिन हम उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते हैं। सो इसके लिए अगर कोई सजेशन है, अगर कोई ये करना चाह रहा है तो क्या करना चाहिए? इस पे तो हमारे पास काफ़ी चीज़ों में लॉज ही नहीं है। चिकन इंडस्ट्री जो है उसके कोई लॉज नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का हमारे पास कोई लॉ नहीं है। और फॉर एग्जांपल जब ईद होती है तो जानवर कराची सिंध से आए जाते हैं लाहौर में, उसका ट्रैवल एटलीस्ट 2 से 3 दिन होता है। दुनिया में लीगल लिमिट होती है कि अपने 28 घंटे से ज़्यादा ट्रैवल नहीं करवाना और 8 घंटे बाद आपने वक्फा देना है। हमारे पास पे कानून ही नहीं है, तो उसको डबल फुल करके लेके आते हैं। उसका मसला ये हो जाता है कि वो हलाल जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि वो मीट नहीं हो रही और वो इस्लामिक मसला बन जाता है। तो जो सोसाइटी, हमें वो नहीं करना चाहिए, उस पर लॉ भी है, हम उसको फॉलो नहीं करते। सही। सो इन केस अगर अभी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं ना कि आपने बड़े बड़े अजदहा रखा है, अपने घर में ही रखा हुआ है, आपने लाइन रखे हुए हैं, ये चीज़ें हम आई डोंट नो कोई ऐसा भी कानून है कि आप इसको पूरे सोशल मीडिया पर आप दिखा रहे हैं, लोगों को अट्रैक्शन का बाइस बनने के लिए सब कर रहे हैं, तो ये अलाउ है चीज़ें? नहीं, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। एक्चुअली मैं कल ही केस में अपेयर हुआ हूँ, इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से। एक भालू पकड़ा गया था, ब्लैक बियर, जो कि एक प्रोटेक्टेड एनिमल है। हमारा एक पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1974 का, उसमें कुछ मखसूस जानवर हैं वो प्रोटेक्टेड हैं थ्रू आउट द ईयर। तो शेर है, पैंथर है, बड़ी बिल्लियाँ हैं, और ये जो ब्लैक बियर्स हैं इसकी उसमें रखने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, क्योंकि आप उसको लाइसेंस ले ही नहीं सकते। उसकी वजूहत ये हैं कि आप उस बेयर को या शेर को सीढ़ियों पे तो नहीं चढ़वा सकते, वो तो जंगल के लिए बना है, तो उसके अपने राइट्स वायलेट हो जाते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा जजमेंट्स आ चुकी हैं। हमारा इस्लामाबाद जू इस वजह से बंद हुआ था, वो हमारी बहुत बड़ी जजमेंट थी। तो उस बाय एक्सटेंशन वो थ्रेट भी है ह्यूमन सेफ्टी के लिए। अभी 22 दिसंबर को एक शेर बाहर आया था हरबंसपुरा में, लाहौर में, और उसने 3-4 लोगों को काटा था और फिर उस गार्ड ने उसको गोली मार दी थी। ये अभी बहुत फ्रेश इशू है। तो उस पर हमने भी रिसेंटली केस किया है कि प्राइवेट कैप्टिविटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए फॉर दीज 2 रीजंस, ह्यूमन सेफ्टी एंड एनिमल वेलबींग। ठीक है। सो एनिमल्स के लिए इन्वायरमेंट, इनकी डाइट का ख्याल रखना, ये सब चीज़ें बड़ी आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। तो कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे उन लोगों को जिन्होंने अपने घरों में एनिमल्स रखे हैं, या जो लोग शौक रखते हैं, फार्म्स लोगों ने बनाए हैं, क्या क्या चीज़ें उनको फॉलो करनी चाहिए? देखिए, उसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं दे देता हूँ, हमारे साथ हो चुका है। कोविड-19 पूरी दुनिया में आया था। वो एक ऐसा डिजीज़ है जो कि जानवरों से इंसानों में आया था। तो अगर आप जानवरों की वेलबींग नहीं करेंगे, उनको डिजीज़ होंगे, वो डिजीज़ इंसानों में आएंगे, फिर पूरी दुनिया इफेक्ट होगी। तो उसमें 8 लाख लोग मरे थे, हमारे बहुत करीबी लोग भी उससे इफेक्ट हुए थे और काफ़ी लोगों की जानें भी गई थी। तो आप जिस तरह उनका सलूक करेंगे उसका इम्पैक्ट इस लेवल पे हो सकता है और हुआ है। तो इट्स अ वेरी बिग थ्रेट, ग्लोबली इंटरनेशनली इस पर बहुत काम हो रहा है कि हम फ्यूचर ये जो एनिमल डिजीज़ है इनको रोका जाए। तो उसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो एनिमल वेलबींग से। बिल्कुल आपने सही कहा। तो यही आज का मैसेज है, इस चीज़ पर आपको गौर करना है। मेरे ख्याल से अगर ये ना किया गया तो फिर खुदा ना खास्ता बड़े मसाइल भी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, सर्दियां शुरू होती, छोटे छोटे मसाइल जिसमें नज़ला, जुकाम और खांसी, मुझे भी अभी मुसलसल शो में खांसी आ रही थी, आप देख रहे होंगे। तो ये चीज़ें जो है ये आप पर असरअंदाज हो जाती हैं। ऐसे में आप काम तो आप छोड़ नहीं सकते, सर्दियां तो एंजॉय करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, काम भी ज़रूरी होता है। तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मार्केट में नेचुरल प्रोडक्ट, क्योंकि हम वो चाहते हैं कि जी मेडिसिन क्योंकि हार्ड होती हैं, आप खा लें तो आपको एक लंबी नींद सोना पड़ता है, अदरवाइज़ आपको रेस्ट नहीं मिल सकता। तो मार्केट में जी नेचुरल प्रोडक्ट है जी 100% करशी जोहर जशांदा, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आसानी से आप अपने दफ्तर में भी लेके जा सकते हैं, आप अपने बैग में भी रख सकते हैं। तो करशी जोहर जशांदा जो है वो आपको अगर खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, तो इस सूरत में बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिलीफ देता है। सो मार्केट में बहुत सारे जशांदे मौजूद हैं, लेकिन 100% जिसकी सेल है वो आप देख सकते हैं करशी जोहर जशांदा। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं नेचुरल हैं और आपको बहुत ही सूथिंग इफेक्ट, खास तौर पर अगर आप गले को देखें तो बहुत ज़्यादा सूथिंग इफेक्ट देते हैं। नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू में शानदार इसका इस्तेमाल
इस्तेमाल है सो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो लोग जो कि फ्लेवर कॉन्शियस हैं, सो मैं आपको बता दूं जी, चॉकलेट फ्लेवर में भी मौजूद है, हनी फ्लेवर में क्लासिक हनी, शुगर फ्री, जिंक और चॉकलेट फ्लेवर है जी, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि जी इसका 2 से 3 दिन का इस्तेमाल जो है वो आपको कितना इफेक्टिव जो है वो रिजल्ट लेकर आता है। खांसी, गले की खराश और नज़ला ज़ुकाम से आप निजात हासिल कर सकते हैं। सो कैरी करना भी मुश्किल नहीं है, आपको ये पाउडर फॉर्म में मिल जाता है जी, साशे फॉर्म में, इसको आप आसानी से अपने साथ हर जगह पे कैरी कर सकते हैं। पानी सिर्फ आपने 1 कप में गर्म करना है और उसमें आपने जो है वो जो शानदार मिक्स करना है और आप देख सकते हैं 2 से 3 दफ़ा अगर आप दिन में इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट जो है वो आप देख सकते हैं। और परेशान बिल्कुल आपने नहीं होना, आप इसको आसानी से मार्केट में किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो ये आपको मिल सकता है और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा जी, हम आगे बढ़ने वाले हैं, जिनकी बर्थडे है उनको हमने विश करना है। सो आज बर्थडे किस किस की है जी? हाइम हुसैन की बर्थडे है, मियाँ मुजम्मिल तारिक, चौधरी उबैर की बर्थडे है जी, इसके बाद महर मुदस्सिर, अवैस खान, यूसुफ जई, मोहम्मद आतिफ की सालगिरह है, मोहम्मद इब्राहिम की, मरहबा की, मोहम्मद उस्मान रियाज, इशाल की सालगिरह है, हानिया, ताहिर नसीर, आसिम मुगल और उसके बाद जी अजीम आलम खान की आज सालगिरह है जी। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हम आपको ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आर्ट की मुख्तलिफ शक्लें हम आपको दिखाते भी रहते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट से मिलवाते भी रहते हैं जिनकी उंगलियों में अल्लाह ताला ने क्या कमाल महारत रखी है। सो हमारे आज के मेहमान भी हमारे साथ एक आर्टिस्ट ही मौजूद होंगे, बड़े जाने माने, जिनको आप देखते भी रहते हैं। लेकिन आज कुछ डिफरेंट वो होगा कि हम जो आपको सजेशन देते हैं, वो लोग जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं उनको क्या करना है, आज हम करके दिखाने वाले हैं कि वो लोग जो कि महारत तो रखते हैं लेकिन वो महारत उस लेवल की नहीं होती, वो स्टार्ट कहाँ से ले सकते हैं, किस तरह से अपनी उंगलियों में वो भी बड़े बड़े आर्टिस्ट वाली कमाल महारत लेकर आ सकते हैं। जो बड़े आर्टिस्ट हैं, ये बड़े आर्टिस्ट बनते कैसे हैं? ये जब ब्रश पकड़ते हैं तो इनके हाथ कांपते हैं। क्या ये जो है वो ख़राब पेंटिंग्स बनाते रहे या एकदम से ही परफेक्शन की तरफ आ जाते हैं?
क्या ज़बरदस्त काम आपको स्क्रीन पर दिखा रही हैं जी मेरी प्रोड्यूसर साहिबा। ये जो हमारा हेरिटेज है, जब आप इसको अपनी उंगलियों से इस कमाल महारत के साथ ऐसे रंगों के साथ दिखा देते हैं तो यकीन माने कि मैं कहती हूँ कि हैरत दंग रह जाती है। तो ऐसे ही हमारे आज के मेहमान हैं, मैं तारुफ कराना चाहूँगी जी। हमारे साथ सैयद ज़ैन मौजूद हैं जो कि विजुअल आर्टिस्ट हैं, तो हम ज़ैन को वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। आपके काम के तो मोतरफ ना सिर्फ हमें बल्कि पूरा लाहौर, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया में ही आपके काम को सराहा जाता है। बट आज आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयदा, पता है कौन सी जिम्मेदारी है? आज आपने मुझे भी सिखाना है, आज आपने हमारे व्यूवर्स को भी सिखाना है। ज़ैन के बारे में नाज़रीन, सबसे पहले ज़ैन आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं। ज़ैन के बारे में सबसे पहले मैं नाज़रीन आपको ये बता दूं कि ये पहले आर्टिस्ट हैं जिन्होंने गोल्ड लीफ पर, यानी ये सोने का वर्क जो है, इस पर अपने काम का आगाज़ किया। ज़ैन, ये आइडिया क्या था बेसिकली? मैम पहले तो मैं आपका जैसे पहले भी शुक्रगुजार हूँ, मोस्टली ऐसे ही रहता हूँ कि आप जो पुलिस का एक सॉफ्ट इमेज है, एक पॉजिटिव जो चेहरा है वो आप सामने लेके आते हैं, जिसके लिए मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और ज़ैन यही सॉफ्ट चेहरा उजागर करने के लिए हमेशा अपने यूनिफॉर्म में भी आते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं अपनी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो एक अवाम के जहनों में तासुर पैदा हुआ है कि पुलिस बहुत सख्त मिजाज होती है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ पे वर्किंग कर रहा हूँ कि मैं सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज पास कर रहा हूँ। सख्त मिजाज पुलिस, नरम मिजाज आर्टिस्ट मिलकर ज़ैन सामने आए हैं जी हमारे। अच्छा मैम, आते हैं अपनी पेंटिंग की तरफ। ये जो आइडिया था, आपको पता है कि पिछले कुछ मंथ्स में जो एनसीए में मैं गया हूँ, वहाँ पे आईजी साहब ने मेरा एडमिशन करवाया था। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। तो उधर जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हम रोड पे तो आवाम की खिदमत कर ही रहे हैं इस यूनिफॉर्म को पहन के। तो अगर अल्लाह ने मुझे एक एक्स्ट्रा टैलेंट दिया है तो क्यों ना मैं इस एंगल में भी आवाम की खिदमत करूं। यानी आप लोग वहाँ पर स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं? बिल्कुल। अरे ग्रेट। वहाँ पे एक तो मतलब जूनियर्स तो हैं ही हैं, मतलब मैं एज अ गया हूँ सीखने वहाँ पे। जो वहाँ के प्रोफेशनल्स हैं उनसे कुछ स्किल्स लेने, तो ये स्किल्स भी मैंने वहाँ से लिए। ठीक है। तो मेरे ना जहन में यही आइडिया कि यार मैं कुछ यूनिक करूं जो कि हमारी सोसाइटी के लिए पॉजिटिव मैसेज जाए, हमारी जो यंग जनरेशन है उनके लिए कुछ एक अच्छा मैसेज हो, इमेज हो। आपके काम का मकसद भी कुछ होना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, उसका मकसद ये है कि अगर आपका कभी इत्तेफाक हो अंदरून लाहौर या फिर जो हमारी पाकिस्तान की ओल्ड हेरिटेज है, बिल्कुल, जो कि आफ्टर सेपरेशन हमारे हिस्से में आया था, ठीक है, तो वो टूट फूट का थोड़ा शिकार है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं उनको अपनी पेंटिंग्स में प्रिजर्व करूं, ठीक है, ताकि आने वाले वक्तों में हमारी जनरेशन को पता लग सके कि हमारा ओल्ड हेरिटेज क्या था। ज़ैन, बड़ा ये बारीक बीनी वाला और बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। आप जरा सी भी उसकी शक्ल को नहीं चेंज कर सकते। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही। इसी चीज को लेके मैं फिजिकली जाता हूँ जो हमारी जो लोकेशन है। अच्छा। बिल्कुल ऑन ड्यूटी, मतलब मुझे को थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए या आफ्टर ड्यूटी, बिल्कुल 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 मैं उनको तस्वीर में कैप्चर करता हूँ, देन उसको आके उसकी बिल्कुल बिल्कुल खुद जाके देन आके अपनी कंपोजिशन सेट करता हूँ, जिसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं 2-3 बिल्डिंग्स को एक साथ अटैच कर दूं ताकि एक यूनिक चीज बन जाए। तो आप जैसे देख सकते हैं, अभी ये कौन सी बिल्डिंग का आपने थोड़ा सा स्केच रेडी किया? बिल्कुल, ये पुरानी अनारकली है, वहाँ पे एक घर है, अच्छा, जहाँ पे एक झरोका है, वो भी बहुत टूट फूट का शिकार है। मतलब यहाँ पे एक घर का जो इनसाइड नजर आती है, लेडीज या कोई भी, ये बारियां खिड़की हैं, तो वहां से वो देख के कोई सब्जी ले रही होती थी। मतलब इस तरह का ये झरोका है। इसको मैंने यहाँ पे सेट किया है। ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोल है इसको। अच्छा, एक और मैंने एक यूनिक चीज ये दी है कि मैं इसको रिलीफ वर्क में लेके गया हूँ। अब आप पूछेंगे रिलीफ वर्क मतलब हमारे देखने वालों को भी पता चल सके, ऐसा वर्क जो कि सतह से थोड़ा सा उभरा हुआ हो। अच्छा, जो कि थोड़ी सी 3D यानी वो प्लेन ना हो, वो जो 3D वाला एक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इससे पहले आज तक ये काम नहीं हुआ, जो कि मैं एक इंटरेस्टिंग चीज लेके आ रहा हूं। उसके लिए क्या चीजें यूज होती हैं? उसके लिए होता है कि एक स्पेशल किस्म की शीट होती है, उसकी प्रॉपर मैं पहले ड्राइंग करके उसको कटिंग करता हूँ। खासी एक मेहनत है। अरे वाह। वो करने के बाद देन मैं इसके ऊपर इसको लगाता हूँ, लगा के फिर उसके ऊपर कलर अप्लाई करता हूँ। वो देखने में ऐसे ही लगता है कि किसी ने कोई ओरिजिनल चीज। अगर ज़ैन आप इजाज़त दें तो मैं अपने नाज़रीन को, मेरे सामने प्रोड्यूसर ने एक रखी है पेंटिंग, आप अमरीन ये मुझे प्लीज़ पकड़ा सकती हैं? मैं तो सीरियसली इतना इम्प्रेस हो रही हूँ, क्या खूबसूरत है।
जबरदस्त, यानी ये पहले इसी शक्ल में थी? बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसी थी। इसके ऊपर मैंने वही क्राफ्टिंग करके रिलीफ वर्क इसके ऊपर लगाया है, जो कि आप देख सकते हैं ऐसे लगेगा जैसे ओरिजिनल। 3D कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप अगर थोड़ी सा साइड से भी दिखाएंगी ना, ताकि इसकी सतह थोड़ी सी उभरी, बिल्कुल हाँ, ये साइड से ये उभरी सी नजर आएगी। ये एक यूनिक वर्क है। बहुत जबरदस्त। सो जैन, इसके लिए कलर्स का इस्तेमाल, चीजों का इस्तेमाल कुछ डिफरेंट होता है? नहीं, मोस्टली उन्हीं कलर से हो जाता है जो हमारे बिगिनिंग स्टेज पे होते हैं, सही। लाइक एक्रेलिक कलर्स, ऑयल कलर्स, मिक्स मीडियम में ये वर्किंग हुई है। बस इसमें ये है कि आपको कलर्स का थोड़ा ध्यान ये रखना है कि जो हमारे ओरिजिनल कलर्स नजर आते हैं वहां पे घरों में, ब्राउनिश फैमिली, आपने वही अप्लाई करनी है, देन वो लुक आएगी। बट आप यकीन माने कि ये इतना ओरिजिनल के क्लोज लग रहा है, ये पेंटिंग से भी आगे बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत जबरदस्त आइडिया। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। यकीन माने बहुत जबरदस्त है। सो अब मुझे ये बता दें, इसको रेडी करने में कितना टाइम लगता है? हाँ, इसको रेडी करने में जितना मतलब हम जो नॉर्मल पेंटिंग बनाते हैं, फ्लैट पेंटिंग, उससे कह रहे हैं कि डबल टाइम कंज्यूम होता है। ठीक हो गया। उसकी रीजन है कि कटिंग करनी होती है आपने शीट की प्रॉपर, फिर उसको गिलू के साथ इसके ऊपर आपने लगाना है, देन उसके ऊपर फिर कलर पहले बेस रेडी करते हैं? बिल्कुल, पहले बेस लगेगी, बेस के ऊपर आप गोल्ड लीफिंग करेंगे। गोल्ड लीफिंग करना भी इतना मुश्किल काम है जितना कि आपने पेंटिंग बनानी है। ऑब्वियसली इसमें बल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। इसको लगाने ही बहुत टेक्निक है। वो लगाने के बाद देन फिर इसके ऊपर ऐसा ऐसा आपने कलर्स अप्लाई करने हैं। सोलो वर्क है कि किसी की हेल्प भी लेते हैं? नहीं, मेरे इसमें टीचर्स हैं, जिसमें उस्ताद असगर अली साहब हैं, उस्ताद आरिफ साहब हैं। Great. ये ऐसे हमारे मुल्क का असासा हैं जो कि ऑन यानी रिकॉर्ड आपके पेंटिंग के दरमियान में आप इनकी सजेशन, आप इनकी बिल्कुल हेल्प बिल्कुल लेते बिल्कुल रहते हैं? बिल्कुल, मैं उनकी लेता हूँ, क्योंकि एक उस्ताद के बगैर शागिर्द कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और जब आप ये समझ जाएंगे कि मुझे आ गया है, तो आप वहाँ पे फेल हैं। अच्छा, अब अमरीन पता क्या करती हैं, एक मैं पेंटिंग दिखाती, दूसरी मेरे सामने ये भी दिखा रहे हैं अमरीन। मैं ऑनेस्टली बड़ा इंप्रेस हो रही हूँ, इतनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स हैं, और इनको आप अगर आप दूर से देखेंगे तो वो ये तो ज्यादती है कि अगर स्क्रीन पे आप नहीं दिखाएंगे। सो ये देखिए जी, ये कितनी प्यारी है। सो कौन सी बिल्डिंग है और इसमें आपने बेसिकली क्या दिखाना चाहा है? देखिए, आम सा लोगों का रहन सहन दिखाया आपने। बिल्कुल मैम, पहले मैं कर रहा था काम ओल्ड लाहौर पे, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं एक एज अ पाकिस्तानी हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान को प्रेजेंट करूँ। देन मैंने फिर ये हमारा टोलेंटन ब्लॉक है एनसीए का, एक मैंने बिल्डिंग उसकी ली है, देन एक मैंने ली है कराची से एम्प्रेस मार्केट है। अच्छा, इन दोनों को मैंने आपस में कंबाइन किया। एकदम लगा कि जीसी की बिल्डिंग में से कोई आपने हिस्सा लिया हुआ है। वो भी मैं बना रहा हूँ वैसे, लेकिन हमारी मोस्टली जो ये इमारतें हैं ये एक दूसरे से रेलिवेंट ही हैं, मिलती जुलती हैं, नो डाउट। हाँ, तो मैंने इन दोनों का ना कॉम्बिनेशन बना के खुद की एक बनाई है। और इस कलर थीम को अगर आप इसका डिस्कस करें कि ये ब्राउन ही क्यों है, इसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक थीम। अच्छा, अब मोनोक्रोमेटिक भी आप पूछ लें कि वो क्या होती है, ताकि हमारे जो बिगिनर्स हैं बिल्कुल ऐसी कलर थीम जिसमें को 2 से 3 कलर्स इस्तेमाल करके आप पेंटिंग बनाए, दिस इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक थीम। तो इसमें आप देख सकते हैं मोस्टली ब्राउन फैमिली कलर्स जो है ना यूज किए गए हैं, तो इसलिए इसको हम मोनोक्रोमेटिक लाइट डार्क, लेकिन कलर जो है बिल्कुल ब्राउन है। बहुत जबरदस्त है। लेकिन जी थोड़ी सी टेक्निक सीखनी है, मैंने भी इसको यहाँ पर रख रहे हैं। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और जैन मुझे बताएंगे कि किस तरह से, मैं कोशिश ज़रूर करूंगी, लेकिन माजरत जैन, ऑब्वियसली मैं आपके जैसी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। माशाल्लाह से आपका तो कमाल काम है, हैरान कर रहा है ना सिर्फ मुझे बल्कि सब लोगों को। तो जैन मेरे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद कुछ टेक्निक मैं भी सीखूंगी, आपको भी सिखाऊंगी। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो सैयद जैन हमारे साथ मौजूद है और इस टाइम बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो अपने काम में मशगूल भी हैं। लेकिन जैन, आज आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज आपसे सीखने वाली हूँ। करना क्या है हमें? मैम पहले तो हमने एक बेस लगा दी। ठीक है। बेस में जैसे कि गोल्ड लीफ थी, ठीक है, वो लगाई थी। अगर आप ये भी पूछना चाहें कि गोल्ड लीफ किस तरह लगती है, तो वो भी मैं बताता हूँ, ताकि हमारे जो बिगिनर्स हैं जरूर देखिए, लीफिंग मिलती है जो कि ब्लू बर्ड्स की भी होती है और डिफरेंट कंपनीज की ना मार्केट में अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएगी। अगर आप वो स्मूथ जो ब्रश होता है सॉफ्ट, उसे आप स्मूथली बेस पे लगाएं गिलू, और उसको 10 से 15 मिनट ड्राई होने के लिए छोड़ दें। देन आपने बिल्कुल जैसे कि फैन ऑफ करके, और आपने जहाँ पे एयर टाइट रूम में आपने बैठना है, वहाँ पे आपने लीफ लगा देनी है। ठीक है, ये आपकी लीफ लग जाएगी स्मूथली। देन इसके ऊपर आपने एक जो लैकर स्प्रे होता है, वो आपने इसको प्रिजर्व करने के लिए आप इसके ऊपर अप्लाई कर दें, आपकी लीफ लग जाएगी। फिर उसके ऊपर आपने ड्राइंग करनी है, पेंसिल से आपने बिल्कुल आपने ड्राइंग करनी है। देन उसके बाद जो मैंने इसके ऊपर ये जो रिलीफ वर्क जो बिल्कुल वो करना है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। इसके ऊपर मैं रखूंगा। ठीक हो गया, ठीक है।
ये हमारी जो सिंपल ग्लू मिलती है, ये आप उसके साथ भी अगर आप परमिशन दे तो एक मैं भी इसको जी 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 ये देखें, ये एक हमारा स्टॉल है, हो सकता है मेरी कोशिश ठीक भी ना जाए, इंशाल्लाह अच्छी होगी। ये देखें, ये स्टॉल है जी, ये आप अप्लाई करें, ये स्टॉल की जगह। ओके जी, हम इसको अब इतने बड़े टीचर आपके सामने हो तो हाथ तो कांपते ही ना। बेहतरीन, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने अप्लाई कर दिया। चले जी, ठीक है, यानी आप अगर सीखें तो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर मेहनत करें और आपके अंदर एक जुस्तुजू लगन हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैन इसको भी आप ड्राइंग करते हैं और फिर इसको बिल्कुल कट बिल्कुल कर बिल्कुल, प्रॉपर एक ड्राइंग करने के बाद, अच्छा ड्राइंग भी ऐसे करनी है कि हमने प्रॉपर एक कंपोजिशन बना के कि इसमें कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है, या कितना जो कि एक रियलिस्टिक लुक अच्छा दे। भी लगे, बिल्कुल ठीक है। ये ना हो कि ड्राइंग हमारी छोटी और वो हमारा जो रिलीफ हो वो बड़ा हो जाए। इसको क्या बोलते हैं? ये एक शीट होती है, प्रॉपर जंबो लोन शीट है, ये मुख्तलिफ किस्म की हमारी मार्केट में अवेलेबल है। तो इसको करके पहले इसकी कटिंग करके, अच्छा इसको क्राफ्टिंग भी कहते हैं हम। ओके ठीक है, क्राफ्ट, अब ये जो है ना, ये क्राफ्टिंग भी होगी, ये रिलीफ वर्क भी हो गया, इसको आप 2-3 जो है ना नाम से पुकार सकते हैं। ठीक है, मुझे एक इसको कंप्लीट करके दिखा दें। जी, ये तो हो गया, अब आप इसको ड्राई होने का वेट तो ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको पेंट कैसे करना है? मैं आपको बताता हूँ कि अब हम जाएंगे इसको कलर्स की तरफ। खूबसूरत दोनों मैंने आपको पेंटिंग सिखाई है ना, वो इसी तरह से रेडी होती हैं जी। बेसिकली पेंटिंग्स बनने के ना कुछ मराहल होते हैं, सिंगल होती है, फिर डबल कोडिंग होती है, देन थर्ड होती है। डिफरेंट फेजेस में ये पेंटिंग जो है ना एक सिलसिला इसका चलता है, देन कंप्लीट की तरफ यानी आती है। आपको परेशान नहीं होना कि अगर आपको अपनी पेंटिंग की कोई शक्ल नजर नहीं आ रही तो आप समझ रहे हो ये तो इतनी खूबसूरत बनेगी नहीं जो मैं चाह रहा था। नहीं नहीं, आप अगर करते रहें। अब देखें, ये ना ये इनसाइड है, ठीक है, आप दो कलर मिक्स कर रहे हैं ज़ैन? बिल्कुल बिल्कुल। मैं बेसिकली जो डार्क आपने कलर करना है उसमें ब्लैक का तो आपने इस्तेमाल करना ही है, ओके, लेकिन कभी भी पेंटिंग में जेट ब्लैक कलर नहीं अप्लाई करते। ठीक है, वो आपकी आंखों को डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपकी आंखों को चुभेगा, बुरा लगेगा। इसलिए मैंने उसके अंदर थोड़ा सा ब्रंट अंबर हमारा होता है कलर, उसमें मैंने उसको जो मिक्स किया तो देखें एक ब्राउन फैमिली सी हो गई। आपने इसको पूरे को फिल करना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये इनसाइड है। ठीक है, थोड़ी सी मैं भी कोशिश कर सकती हूँ, थैंक यू। सो वो मेकअप से ना हम लोगों को थोड़ा सा तो ब्रश पकड़ने का एक्सपीरियंस है ही। आप इसके एजेस तक आ जाएं। ओके, यहाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये इनसाइड है बेसिकली। मैं चाह रही हूँ ना कि आपका काम भी खराब ना हो मेरी नहीं 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 नहीं, काम खराब होगा तो ठीक होगा और अच्छा होगा। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त आपने बताया, क्योंकि हम अगर डरते रहे तो फिर नहीं काम होगा। ऑब्वियसली बहुत आप पहले काम खराब करें, देन आपको काम आएगा। आपके साथ भी ये हुआ? बिल्कुल ऐसे मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, तो पहले बहुत स्ट्रगल किया, मार खाई है, बहुत गंद किया है, देन करने के बाद आपको इस पे अबूर आता है। सही सही तो सही। अब ये कलर्स बता दें, कोई मखसूस कलर हैं जिनका इस पे इस्तेमाल किया जाता है कि जो हम? नहीं, सिंपल कलर, एक्रेलिक ऑयल कलर्स आपको मैरिज के भी मिल जाएंगे, ब्लू बर्ड के मिल जाएंगे, और डिफरेंट कंपनीज अवेलेबल है मार्केट में। बिल्कुल, आप अपने उसके हिसाब से ले सकते हैं। अब मैं इसको इनसाइड जो है ना, जितना ये सारा डार्क कर रहा हूँ, तो वो आप डार्क करेंगे तो आपका जो प्रोमिनेंट आप चीज करना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके कलर कौन से होंगे? इसको आप थोड़ा सा लाइट रखेंगे? बिल्कुल, ये लाइट होगा। ओके, मैं इसका भी आपको भी करके दिखा देता हूँ। इधर से ये भी इनसाइड है। ठीक हो गया। अब हमारे पास टाइम अगर तो मैं थोड़ा क्लासेस लेना चाहूँ तो आप मुझे सिखा सकते हैं? जी, मैं हम ये जैसे कि हम आवाम की खिदमत रोड पे भी कर रहे हैं, तो हम इस एंगल से भी करेंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। ज़ैन, आपने स्टार्ट में बचपन में जब स्टार्ट किया तो क्लासेस वगैरह लेते थे या खुद से ही आप ब्रश पकड़ के प्रैक्टिस करते थे? किसी इदारे से तो नहीं, शुरू में लिया। मैं जैसे आपको बताया, मेरे टीचर हैं उस्ताद आरिफ साहब, उनके पास मैं गया था, और मुझे इतना याद है कि समर वेकेशन हुई थी, तो वालिद साहब मेरी उंगली पकड़ के लेके कि यार एक घर तंग करता है तो काइंडली, तो बस वहाँ से फिर वालिद साहब को नहीं पता होगा इतने बड़े आर्टिस्ट आप। बिल्कुल, तो वहाँ से बस मैंने शुरू किया, तो अब तक मैंने अपने वो टीचर को नहीं छोड़ा। सही सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब काफी चीज पे अबूर आ गया है। ग्रेट। बट ये वो चीजें हैं कि आप हर रोज करते चले जाएं, कुछ नया नया आपके सामने बिल्कुल आता बिल्कुल, रहता है, सही है ना? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस ओल्ड हेरिटेज पे ऑलरेडी वर्किंग हो चुकी है, लेकिन मैंने आर्टिस्टों को स्टडी किया, जिनमें बताया था आपको असगर अली साहब हैं, AQ आरिफ साहब हैं, सही सही, वो भी हेरिटेज पे काम कर रहे हैं।
लेकिन मैंने कहा अपना कुछ ऐसा यूनिक हो जो कि आपके नाम से मंसूब अच्छा, हो। बाकी चीजों से अगर हम कंपैरिजन करें तो ये मुझे लगता है मुश्किल तरीन आर्ट है। मुश्किल है, यूनिक है, और इससे पहले ये वर्क नहीं हुआ। सही। तभी मैं बता रहा हूँ कि मैंने सर्च किया, प्रॉपर स्टडी की है कि यार ऐसा क्या काम होना चाहिए जो कि आपके नाम से मंसूब हो। ग्रेट। अब मैं अपनी पेंटिंग पे साइन नहीं कर रहा, मैं इसको अपना साइन खुद ब बना खुद रहा हूं। आपकी पहचान बन गई है, उस पे साइन करने की जरूरत नहीं। मैं यकीन माने बहुत इंप्रेस हुई हूँ जैन, हमारे पास टाइम कम है, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और लोग जो सीखना जा रहे हैं, जैन कह रहे हैं कि जी वो हाजिर हैं, आ सकते हैं और वो सिखा सकते हैं। नो डाउट ये अपनी नौयत का बहुत ही डिफरेंट आर्ट है और इसको बताने की जरूरत नहीं, ये खुद से बता रहे हैं कि ये जैन का काम है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आप अपना ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी कल मुलाकात होनी है सेम टाइम। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।